नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर हम लोग जो है क्लासेस ले रहे हैं। एक तरीके से क्लासेस ही कहूँ या यूँ मैं कहूँ कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख पा रहे हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में आज हम लोग लेक्चर 5 को अटेंड कर रहे हैं। लेक्चर 5 को आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो आज इकोनॉमिक्स का जो हमारा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका मौद्रिक नीति। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मौद्रिक नीति जो होती है वो बहुत जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, राइट। तो मौद्रिक नीति के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या होता है इसका कि विनिमय दर में स्थायित्व, रोजगार सृजन और विकास एवं मूल्य स्थिरता आदि को बढ़ाना होता है। स्थिरता आदि होती है, सॉरी। ठीक। तो और इसके लिए क्या क्या टूल्स होते हैं या क्या क्या उपकरण इसके होते हैं? तो रेपो रेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेपो रेट अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है रेपो रेट। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट होता है। उसके अलावा नगद आरक्षित अनुपात जिसको हम CRR बोलते हैं, ध्यान रखना कि, और फिर वैधानिक तरलता अनुपात जिसको हम SLR बोलते हैं, फिर बैंक दर और स्थायी जमा सुविधा दर। आपको बता दूं मैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR और SLR बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन पर जो है अक्सर जो है प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। ध्यान करके समझ लीजिएगा कि ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR और SLR क्या होता है, राइट। जो इकोनॉमिक्स के अभ्यर्थी होंगे या जिन्होंने BA में अपने स्नातक में जो है इकोनॉमिक्स से किया होगा, या फिर जिनके पास +2 में इकोनॉमिक्स रही होगी, या फिर जिन्होंने PG किया होगा, उनको ये सेक्शन अच्छे तरीके से आता होगा या इकोनॉमिक्स उनको बेहतर तरीके से आती होगी। चलिए, रेपो रेट की बात करें। ये रेपो दर क्या होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। कौन? RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। RBI जो है जिस रेट पर व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, यानी कि पैसा देता है, एक तरीके से समझ लीजिए। RBI जिस रेट पर ऋण देता है या पैसे देता है उसे ही क्या कहते हैं? रेपो रेट करते हैं। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ध्यान रखना कि रेपो रेट में क्या होगा? RBI देगा पैसे, है ना, बैंकों को, व्यापारी बैंकों को, और इसमें रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो ये रेपो रेट हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं कि बैंक दर क्या होती है। बैंक रेट इसको बोलते हैं। तो बैंक दर वह न्यूनतम ब्याज होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। इसमें अल्पकालीन ऋण था, इसमें बैंक रेट में क्या होता है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, राइट। तो ये आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, अच्छा, रेपो रेट में एक चीज़ और है कि अर्थव्यवस्था में तरलता वृद्धि या कमी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न आपसे कूट में पूछ सकता है या ऑप्शन में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से रेपो रेट का क्या महत्व है। तो आप बता दीजिएगा कि अर्थव्यवस्था में तरलता या वृद्धि या कमी के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। अब इसमें है जो है नगद आरक्षित अनुपात जिसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसको देखिएगा कि वाणिज्यिक बैंकों के सकल जमा यानी कि मांग एवं सावधि जमा जो होता है का वह अनुपात या रेशियो जो उन्हें RBI के पास नगद रूप में रखना होता है उसे नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR कहते हैं। क्या? कि वाणिज्यिक बैंकों के सकल जमा का वह अनुपात जो उन्हें RBI के पास नगद रूप में रखना होता है, नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR, यानी कि आपको कैश रिजर्व रेशियो उसको बोलते हैं। CRR में वृद्धि से बैंकों के पास तरलता में कमी आती है, जबकि इसके विपरीत CRR में कमी तरलता को बढ़ाती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि CRR में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा और अगर कमी होगी तो क्या होगा। तो वृद्धि होने से क्या होता है कि बैंकों के पास तरलता में कमी आती है, जबकि इसके विपरीत CRR में कमी जो है तरलता को बढ़ाती है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ओके, चलिए, रिवर्स रेपो रेट, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रेपो रेट का जो है जस्ट अपोजिट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है। तो यह क्या होता है कि यह रेपो दर से उल्टा होता है। यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से RBI में जमा धन पर ब्याज मिलता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। रिवर्स रेपो दर बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, SRR क्या होता है? यानी कि जिसे हम
सॉरी SLR क्या होता है, हाँ, तो बैंकों में सकल जमा, यानी कि जिसे हम ग्रॉस डिपॉजिट्स बोलते हैं, तो बैंकों की सकल जमा का वह अनुपात जिसे बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, सामूहिक तरलता अनुपात यानी कि SLR कहते हैं। SLR को बैंक अपने पास 3 रूपों यानी कि नगद यानी कि कैश, गोल्ड और सरकारी प्रतिभूति यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो CRR, SLR, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपका महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। परिभाषा आपको आ जानी चाहिए, बस फिलहाल इतना प्री के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, यही पूछ लेता है आपसे, ठीक। नाबार्ड के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक बार दोबारा से आप देख लीजिए कि क्या होता है। नाबार्ड के बारे में अक्सर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और क्या क्या इसके प्रावधान है, इसमें इसकी महत्ता क्या होती है, ठीक। तो संस्तुति क्या किसके थ्रू हुई थी, तो इसमें लिखा गया है कि शिव रमन सिंह समिति द्वारा जो है इसकी संस्तुति की गई थी। अधिनियम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत। स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982, 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो यही अक्सर जो है आपसे पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका दरअसल कार्य क्या होता है, राइट। चलिए, इसके अलावा हम देखते हैं अद्यतन बैंक विलय, जो अभी बैंक में जिनका विलय हुआ है तो वो दे रखा है, ये कब से अक्सर जो है आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से दे रखा है। तो ये एक बार आप खुद से पढ़ लीजिए, ज़्यादा इसमें बताने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, रटने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में दिया गया है कि RRB, इसके बारे में भी अक्सर आपसे पूछ लेता है। तो स्थापना इसकी 2 अक्टूबर कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, ठीक। उद्देश्य क्या है, वित्तीय समावेशन करना है। अक्सर जो है आपसे क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का जो है स्थापना वर्ष पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं क्या है वो। पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो 19 जुलाई यानी कि 19 जुलाई 1969 यानी कि 1969 को जो है भारतीय सरकार द्वारा 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, इसके अलावा कुछ और चीज़ें देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट। भारत सरकार द्वारा 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 6 बड़े व्यापारिक बैंकों, यहाँ पे 14 था, यहाँ पर 6 है, तो कब किया गया, 15 अप्रैल 1980 को। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या कितनी है, 12, 31 जनवरी 2023 तक, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, इसके अलावा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक है, यानी कि जिसे हम SBI बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आइए इसको ज़रा मुद्रास्फीति एवं अस्फीति देख लेते हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अक्सर जो है आपसे परीक्षा में मुख्य परीक्षा और प्राइमरी परीक्षा दोनों में पूछता है। तो मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति है एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा का रेट बढ़ जाना एक तरीके से, मुद्रास्फीति, मुद्रा में स्फीति का मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है स्फीति। तो किसके बढ़ोतरी, मुद्रा की बढ़ोतरी, राइट। तो एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित कोई टाइम पीरियड है, उस अवधि में वस्तुओं और सेवाओं यानी कि जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज के कीमत स्तर में होने वाले निरंतर वृद्धि की दर मुद्रास्फीति कहलाती है, ठीक है। यानी कि जो भी आप सर्विस देखते हो, जो भी चीज़ें देखते हो, जो भी प्रोडक्ट आप देखते हो, उनके रेट क्या हैं, एक बार लगातार बढ़ते रहें, उनकी जो वृद्धि का जो रेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं, राइट। एक तरीके से महंगाई वाला सजेशन समझ लीजिए। डिफ्लेशन क्या होता है, एक निश्चित अवधि जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत स्तर में होने वाली निरंतर कमी, यानी कि प्राइस क्या होता है, एक तरीके से डाउन होता चला जाए, निरंतर कमी को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपकी ध्यान रखिएगा। चलिए, कोर मुद्रास्फीति भी एक होती है कि रिजर्व बैंक द्वारा खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित मुद्रास्फीति को कोर मुद्रास्फीति के रूप में लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए क्या है कि मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण क्या होता है, मुद्रास्फीति क्यों होता है, यानी कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें चार्ट के माध्यम से समझाया गया है कि इसका मेन जो कारण है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, कर आरोपण में कटौती होती है, कालाधन ब्लैक मनी वगैरह आ जाता है, और ऋणों में पुनर्भुगतान होता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो ये क्या है आपका, इनकी मांग में, मुद्रास्फीति के मांग में जो वृद्धि करने वाले दरअसल ये कारक हैं, ये यानी फैक्टर्स हैं कि इन कारणों से जो है इसमें वृद्धि होती है, राइट। चलिए, अब पूर्ति कमी करने वाले कौन से कारक हैं इसमें, तो साधनों की
साधनों की पूर्ति में कमी, कृत्रिम दुर्लभता, प्राकृतिक संकट, उत्पादन ह्रास नियम प्रभावी, निर्यात में वृद्धि एवं आयात में कमी, श्रमिक आंदोलन। ठीक, तो ये कुछ कारण जो हैं जो कमी करने वाले हैं, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए, बाकी लागत में वृद्धि करने वाले कारक हैं, ये भी आपको दे रखा है, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं खास, एक बार लेकिन देख लीजिएगा। बाकी डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए कि मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति क्या होती है। ठीक, इसके अलावा फिलिप्स वक्र जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अक्सर प्रश्न यहाँ से बनता है। आइए देखते हैं क्या है कि 1958 में AWH विल फिलिप्स ने बेरोजगारी एवं मुद्रा मजदूरी दरों में परिवर्तन के दर के मध्य संबंध की व्याख्या की। ठीक है, किसके मध्य? बेरोजगारी एवं मुद्रा मजदूरी दरों में परिवर्तन की दर के मध्य संबंध की व्याख्या की। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति की दर एवं बेरोजगारी दर के मध्य व्युत्क्रमण संबंध को दर्शाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपसे परीक्षा में जो है इसके डिफिनीशन से आपसे प्रश्न पूछ लेता है। चलिए, मुद्रास्फीति के प्रभाव वगैरह दे रखा है, इसको देख लीजिएगा आप। परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो लोग हम लोग देख लेते हैं। 12 नवंबर 2021 को खुदरा प्रत्यक्ष योजना की शुरुआत की गई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। वित्तीय क्षेत्र में मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता की जाती है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर तथा भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा। नेक्स्ट है अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है, वाणिज्यिक पत्र यानी कि कॉमर्शियल पेपर इसको बोलते हैं। शीघ्रावधि द्रव्य क्या है, इसे कॉल मनी बोलते हैं। अंतरबैंक लेन देन हेतु प्रयुक्त अल्प अवधि की वित्त। जमा प्रमाण पत्र क्या जारी किया जाता है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। राइट, अब देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और अक्सर जो है यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। समितियाँ प्रमुख आयोग हैं और इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। सही लगे वीडियो को तो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, समिति आयोग स्थापना वर्ष और उनके कार्यों के बारे में दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है महालनोबिस जो आपकी समिति है 1960 में बनी, 1960 में बनी। कार्य क्या था इसका? आय वितरण एवं जीवन स्तर का आकलन। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। दंतेवाड़ा समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1968 में बनी, बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए बनाया गया था। सरकारी आयोग अक्सर आपसे जो है प्रश्न पूछता है, 1983 में बनी थी। क्यों बनी थी? केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जानकारी, मतलब इसके जो है समिति का गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। तो सरकारी आयोग आप लोगों ने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत ने पढ़ा होगा। ठीक है, खुसरो समिति 1989 में कृषि एवं ग्रामीण साख के लिए। इसके अलावा गोईपोरिया समिति 1990 बैंकिंग सेवा सुधार। नरसिंघम समिति इंपॉर्टेंट है और 1991 में वित्तीय क्षेत्र सुधार के लिए। चलिए, इसके अलावा आरजी चलैया समिति ये भी इंपॉर्टेंट है, 1991 में ये भी बनी थी कर संरचना की जांच के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। जानकी रमन समिति 1992 में प्रतिभूति घोटाला के लिए। गोस्वामी समिति जिसे ओंकार गोस्वामी बोलते हैं 1993 में यानी कि 1993 में औद्योगिक रुग्णता कॉरपोरेट पुनर्निर्माण के लिए। मल्होत्रा समिति 1993 में बीमा क्षेत्र के लिए। भंडारी समिति 1994 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए। साथ ही मीरा सेठ समिति 1995 हथकरघा क्षेत्र के लिए बनाई गई थी। महाजन समिति 1997 में चीनी उद्योग के लिए। वहीं दूसरी ओर SN तारापुर समिति 1997 में रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के लिए बनाई गई थी। सुरेश तेंदुलकर समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सन 2005 में बनाया गया था, गरीबी आकलन के लिए बनाया गया था। सच्चर समिति आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, सन 2005 में यह भी बनाया गया था। मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए सच्चर कमेटी। अक्सर आप लोगों ने डिबेट वगैरह में जो है सच्चर समिति के बारे में सुना होगा। इसके अलावा पारिक समिति 2013 में बनाई गई पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली के लिए। मालेगांव समिति बनाई गई थी सन 2018 में बैंकिंग क्षेत्र में बुरे खराब लोन हेतु। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में कहा कि महालनोबिस समिति, दंतेवाड़ा समिति, सरकारी आयोग समिति, ठीक है, नरसिंघम समिति, चलैया समिति, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपसे क्या बताया, सच्चर समिति हो गया, आपका तेंदुलकर समिति हो गया, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 3 पॉइंट आपके और इम्पॉर्टेंट है, वो है कि भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 लागू हुआ 1 जुलाई 2005 को। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन किया जाता है किसके द्वारा? बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा। और जुलाई 2020 में ऑपरेशन ट्विस्ट की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि आरबीआई के द्वारा।
तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। आप लोग इसको देख लीजिएगा और इंपॉर्टेंट लगे जो भी वहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं PDF आपको बाद में सेंड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम कर दीजिएगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी, आप लोग करते जाइए। 5 लेक्चर इसमें ऑलरेडी हो गए हैं, 2 लेक्चर में 3 लेक्चर में ये जो भी बचा हुआ सेक्शन है वो मैं आपको करा दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। जितना मैंने कॉन्वेंस में कराया है कम से कम 3 से 4 प्रश्न यहाँ से फंसेंगे, हर हाल में आएंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट इसकी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। वहाँ पर बाकी सारे 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं, ये 5वां वीडियो है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर थैंक यू सो मच, आपने इतना देर तक सुना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।